CSS हो या PMS, उसकी तैयारी करने के लिए जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि उसकी तैयारी शुरू कैसे की जाए और किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाए और हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। चाहे वो CSS हो या PMS हो, सबसे पहले उसका उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो PPSC या फिर FPSC के ऊपर जाके आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपने तैयार करने ही हैं। वो कैसे तैयार करने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनकी सिलेक्शन आपने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट्स, और दूसरा आप पास पेपर्स डाउनलोड करें, और थर्ड आपने स्कोरिंग ट्रेंड्स देखने। स्कोरिंग ट्रेंड्स आप किसी सीनियर से पूछ लें या आप अगर गूगल करेंगे तो आपको एक FPSC की वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट मिल जाएगी जहां पे पास्ट जो ट्रेंड्स हैं स्कोरिंग वो कैसे रहे, कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में पास हुए और पासिंग रेशियो या फेलियर रेशियो क्या रही, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद जब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्लैरिफाई हो जाएं कि आपने कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हों फिर या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों, अब जब आपने PDF डाउनलोड की थी उसमें हर सब्जेक्ट की टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक पूरी आउटलाइन दी हुई है। उन आउटलाइंस को देखते हुए आपने अब तैयारी करनी है। अब वहाँ पे चूंकि बुक्स बहुत ज़्यादा दी हुई होती हैं जो सजेस्टेड रीडिंग्स हों या रिकमेंडेड रीडिंग्स हों, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप तैयारी करना चाह रहे होते हैं कम से कम टाइम के अंदर, वो चाहे 6 महीने आपके पास हो, 8 महीने हो या 1 साल का वक्त हो। वैसे ऑन एवरेज अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी वैसे यूजुअल स्टडीज़ के अंदर ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, तो आप अगर 8 से 6 महीने अच्छी तरह मेहनत करके लगाएंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आपने वो चूंकि ज़्यादा सारी जो किताबें रिकमेंडेड हैं या सजेस्टेड हैं वो तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो टॉपिक आउटलाइंस हैं जो उस PDF के अंदर दी हुई हैं उनको आपने गूगल करना है। गूगल पे आप जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की आप आउटलाइन लिखेंगे, वहाँ आपको डिफरेंट जो रिसर्च थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मिलेंगी, चाहे वो कोई UK का या USA का थिंक टैंक हो या वो पाकिस्तान का कोई थिंक टैंक हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, इस तरह USA का ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है, वो बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके। या आप इवन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जर्नल है उसमें भी, या ISPR का एक जर्नल है उसमें भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मिल जाते हैं। तो आप वो रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें, उन रिपोर्ट्स को पढ़ें, और उन रिपोर्ट्स को पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जब जो रिपोर्ट को रिव्यू किया है उसमें आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं, वो आपने नोट्स के ऊपर लिखने हैं। आपने अपने नोट्स के ऊपर उनको नोट करना है। एक कोई डायरी ले लें, कोई आप नोटबुक ले लें कहीं से, उसके ऊपर आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने अपने पास लिखते चले जाना है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सिर्फ लिखते ही नहीं चले जाना, बल्कि हर वीकेंड के ऊपर या जब आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने लगेंगे तो उस वक्त उन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने एक क्रैम करना है, क्रैम भी करना है और साथ साथ उनको थोड़ा बहुत अपडेट भी करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक टॉपिक था फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसको आपने उस पर आपने अच्छे से 2, 4, 5 या 6 रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करके पढ़ लिए, आपने एक शॉर्ट से नोट्स बना लिए। लेकिन अब आप कोई डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या आपके सामने आपने कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा किसी थिंक टैंक का, या आपने कोई किताब का कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा, तो अब आपने वो जो नोट्स आपने जहाँ पे भी बनाए थे उनको थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेना है। मतलब वहाँ पर जो आपने फैक्ट एंड फिगर्स देखेंगे वो आपने यहाँ पे भी लिख लेने हैं। अब ये जो आपने मैं स्ट्रेटेजी बताई है इसके मुताबिक आपने सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आपका इंग्लिश प्रेसी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इस्लामिक स्टडीज़ हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब में यही स्ट्रेटेजी आपने ऑप्ट करनी है। आपने अपने ब्रीफ नोट्स बनाने हैं। ये बात याद रखें कि जिस दिन आपने अपने नोट्स बना लिए उस दिन आप ऐसा समझें कि आपकी 60 to 70% तैयारी हो चुकी है। विदाउट मेकिंग एनी नोट्स आप, चाहे वो PMS का एग्जाम हो, चाहे वो CSS का एग्जाम हो, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, उसमें आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? जब आप 8 या 9 महीने आपके पास होते हैं, आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त तो आप बड़ी बड़ी किताबें और लंबे लंबे रिसर्च पेपर्स आप पढ़ने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब 1 महीना रह जाता है या 2 महीने रह जाते हैं, आपने रिवीजन करनी होती है, तो तब आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप वो लंबी लंबी रिसर्च रिपोर्ट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकें या वो बुक्स को दोबारा पढ़ सकें। अब आपके पास टाइम शॉर्ट है, अब आप वही चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपने ब्रीफली सम अप करके एक पूरी कॉन्टेक्स्ट को अपने पास लिखा हुआ है। अब आप सिर्फ उसी को पढ़ने की पोजीशन में है। और फिर जब और भी करीब आपके पास 1 हफ्ता रह जाएगा या आप पेपर्स जब शुरू हो जाएंगे, वो हार्डली 6 या 8 दिन होते हैं जिसमें आपके पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उन दिनों में खास तौर पे आपके पास जो ब्रीफ नोट्स होंगे आप सिर्फ वही उनका ही एक ओवरव्यू ले सकेंगे पेपर में जाने से पहले। तो इसलिए ये नोट्स मेकिंग जो है ये आपने प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। फिर जब नोट्स मेकिंग करनी है और जो आखिरी स्टेप है वो नोट्स मेकिंग ही नहीं सिर्फ करनी, उसको वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपने उसको अच्छे से क्रैम करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है
कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आएंगे, और मैं उसको ये जो मैंने डेटा अपने पास कलेक्ट किया है इसको मैं किस तरह से वहाँ यूज़ करके अब जो अपना पेपर है उसको किस तरह से बेहतर कर सकूँगा, जो क्वेश्चंस का आंसर है वो किस तरह से बेहतर कर सकूँगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ उनकी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो चीज़ों की हिस्ट्री को याद कर लेते हैं, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को याद कर लेते हैं, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स या उसके बेनिफिट्स उनको नहीं पता होते। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लें, इंडस वाटर ट्रीटी का वो आपसे सिंपल अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इंडस ट्रीटी और इसकी हिस्ट्री क्या है, नहीं, वो आपसे एक्सपेक्ट आप ये करें, वो ये पूछेगा कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या थे, और अभी इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें आप रिकमेंडेशंस दें, क्योंकि आपसे वो अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आपसे रिकमेंडेशंस पूछेगा कि आप बताएं इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो बेहतर आप लिखने की पोजीशन में, फिर रिकमेंडेशन देने की पोजीशन में तभी होंगे जब आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट एंगल से डिटेल स्टडी करके, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को, डिफरेंट थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स को स्टडी करके आपने जब ब्रीफ नोट्स बनाए हुए होंगे, और इस पर्सपेक्टिव से आपने पहले से थोड़ा सा सोचा हुआ होगा कि अगर उसने ऐसा पूछ लिया तो फिर मैं इसको जवाब कैसा बनाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, पहले पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनल करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनल करने के बाद आपने जो आउटलाइन दी हुई है उस हिसाब से आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। जब नोट्स तैयार हो जाए तो फिर उन नोट्स को याद करना है। अगर ये चारों काम और इस तरतीब से आप करते चले जाएं तो फिर आपको सीएसएस हो या पीएमएस हो, उसकी तैयारी, अच्छी तैयारी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बहुत से स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि एवरेज हमें कितना पढ़ना चाहिए, तो हर स्टूडेंट के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, उसके हालात डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी और हर किसी का जो पहले से जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है डिफरेंट टॉपिक्स का या डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुरू से बचपन से बुक रीडिंग का शौक है और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को या डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हैं उनको पढ़ता रहता है, तो ऑब्वियस बात है ये पढ़ती रहती है बंदी, तो उसके लिए ये चीज़ें करना थोड़ा सा ईजी है, वो जल्दी टाइम में पिक करेगी या पिक कर लेगा, और वो स्टूडेंट जो है वो जल्दी इस पोजीशन में होगा कि वो पेपर में जाके बैठ जाए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो खास तौर पे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट न्यू होती हैं, उनको पहले इस तरह की अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की नहीं होती, अनलेस किसी का ये सीएसएस करने का या बीएमएस करने का एम बहुत पहले से ना हो। तो उस सिचुएशन में तो वो बाकी स्टूडेंट्स जिनकी मैं पहले बात कर रहा था उनकी तरह वो भी जल्दी इस पोजीशन में होते हैं कि पेपर में बैठ जाएं। अदरवाइज उनको चीज़ें जो है वो बहुत जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए जो टाइम का स्पैन है, जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। वैसे ऑन एवरेज अगर आप एक दिन में 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपकी तैयारी हो जाएगी, और 5 से 6 घंटे आपने कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 8 मंथ्स तक। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया फिर अगला हफ्ता आप गायब रहे, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसमें मेक श्योर करते हैं जब तैयारी करते हैं कि आप जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, फैमिली इवेंट्स हों या आपके कोई दूसरे इवेंट्स हों या दोस्तों के साथ आपने हैंग आउट पे जाना हो, तो ये चीज़ें आपको फॉर द टाइम बिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी जब तक आप पेपर में जाके नहीं बैठते। तो ये चीज़ें अगर आपने कर ली और इन चीज़ों जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो फिर आपकी जो तैयारी है वो एक तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगी। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टाइम ज़ाया इसी में करता है कि वो एक बंदे से पूछता है, कभी इस मेंटोर से पूछता है, कभी उस मेंटोर से पूछता है कि मैं कैसे तैयारी करूं, और उसको सारी टेक्निक्स ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये ऑलरेडी भी अवेलेबल होंगी यूट्यूब के ऊपर, ही आपको मिल जाएंगी। आपको डिफरेंट मेंटोर्स ने ये बात बताई हुई, लेकिन स्टूडेंट को यकीन नहीं आता, इसलिए वो इधर उधर से बात वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में होता है। जब वो आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं तो फिर अक्सर जो है वो आप अपने जो मेजर फोकस, जो मेजर आपका पर्पस होता है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते, और फिर उसकी वजह से आप बजाय इसके कि वो तैयारी जो आपने टाइम था वो वेस्ट नहीं करना था, तैयारी करनी थी, आप फिर इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और अल्टीमेटली आप फिर जब टाइम कम रह जाता है 2-3 महीने या 4 महीने, तो फिर आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप जाके पेपर में बैठ सकते।